नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए भाई, तो आशा करते हैं भाई आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज आपको वीडियो सेक्शन में ये वीडियो प्राप्त हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई जारी रहनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई मजबूती से कर रहे होंगे। नोट्स को लगातार बना करके चलिए, क्योंकि इस बार जो पेपर आ रहे हैं थोड़ा सा किताब ओरिएंटेड भी जा रहे हैं। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपकी ओवरऑल पूरी तैयारी की अगर बात की जाए तो 150 में लगभग 65 प्लस क्वेश्चन जो हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें लगभग 26 क्वेश्चन के आसपास आपका इतिहास का सेक्शन रखता है, लगभग 3 के आसपास ज्योग्राफी और 23 के आसपास लगभग पॉलिटी सेक्शन रख रहा है। तो लगभग 65 से 70 का ये रेशियो अपने आप जा रहा है। तो आप भी गंभीरता से तैयारी करें इसकी, क्योंकि अप्रॉक्स 45% से ऊपर का पेपर केवल ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बनाने की ताकत रख रहे हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। तो इंडियन प्रेस के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद चलेंगे आपसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में किया। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि अगर आपसे पढ़ाई रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस के कारण फोन उठाना भी संभव नहीं हो पाता है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो, डेफिनेटली उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, नहीं ज्वाइन किए हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये हमारा है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट, डेटा यहाँ पर शेयर किया जाता है। चलिए बात करते हैं आज आपसे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात करते हैं आपसे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। देखिए, फर्स्टली चीज क्या है कि जो प्रेस है, तो द हिस्ट्री ऑफ, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस, so the history of Indian press basically begins with the arrival of the European companies. You have better know about the Portuguese were the first company who basically arrived in India in May 1498, and this one is the first company who brought a printing press in India. And the first book published in India was by the Portuguese of the Goa in 1557 अराउंड। चलिए बात करते हैं आपसे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात। तो देखिए, पोर्तुगीज जो है वो भारत में पहली कंपनी थी जो भारत में आई थी। ठीक है, भारत में पहली अगर किसी कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी जो आई थी पोर्तुगीज आई थी, आपको मालूम है मई 1498, मई 1498, 21 मई 1498। तो पोर्तुगीज जो भारत में आए थे, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया। और जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आई गई थी, और पहली किताब जो बाइबल की छापी भी गई थी वो स्पेशली गोवा में ही छापी गई थी। तो फर्स्ट बुक जो है वो यहीं पर छापी गई थी, अप्रॉक्स 1557 अराउंड, 1557 अराउंड इसको छापा गया। अगर अंग्रेजों की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन जो हुआ था इसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा नाम क्या था भाई इसका, जब 1599 में इसको क्रिएट किया गया था तो याद रखिएगा, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
बट ओवरऑल 1708 में ये कंपनी बहुत सारी कंपनियों को मिला करके मर्ज हुई थी, बात करेंगे उसकी भी कभी आपसे। तब इसका पूरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है वो था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो एक्चुअल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी के द्वारा लगभग 1684 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। कहां पर? बंबई में। सो इन 1684 में अगर बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी स्पेशली 1684 में, और वो भी खासकर बंबई में की थी। लेकिन लगभग एक शताब्दी तक, मैं बात करूं एक शताब्दी तक, क्या कहते हैं, इन्होंने वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पब्लिश का काम नहीं किया था, पब्लिश का काम नहीं किया था। ठीक है, वन मिनट प्लीज। कॉल आ रहा था। तो किसी भी प्रकार का कोई इन्होंने छपाई पाई का काम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। तो भारत में जब वो आई थी तो उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि किस प्रकार से भारत में वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जाए। तो आपको मालूम है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे वो खुद भी अपने प्राइवेट ट्रेड में इंगेज हुआ करते थे, प्राइवेट ट्रेड में स्पेशली इंगेज किया करते थे। इसीलिए वो यहाँ की किसी भी खबर को लंदन तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते थे। 1776 की अगर बात करें तो एक अधिकारी था जिसका नाम था विलियम बोल्ट्स। एक अधिकारी था जिसका नाम था विलियम बोल्ट्स। 1776 की बात करें तो एक अधिकारी था विलियम बोल्ट्स। विलियम बोल्ट्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने प्राइवेट ट्रेडिंग के एवज में बेसिकली सर्विस जो थी उससे उसको एक प्रकार से बर्खास्त करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और फाइनली क्या कहते हैं, इस विलियम बोल्ट्स ने रिजाइन कर दिया था, खासकर इसी प्राइवेट ट्रेड के इशू को लेकर के। हाँ, प्राइवेट ट्रेड के इशू को लेकर के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसने इसको सेंसर किया था और फाइनली इसने फिर रिजाइन कर दिया था। तो विलियम बोल्ट्स जो है इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने खासकर प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए, प्राइवेट ट्रेडिंग जो है उसके लिए बेसिकली सेंसर किया था। सो इसने क्या किया कि इसने रिजाइन कर दिया। विलियम बोल्ट्स जो है वो एक अच्छी खासी जानकारी रखता था किसके बारे में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सारी चीजें की प्रॉपर ये जानकारी रखता था। लेकिन ये अपना जो पत्र है वो स्टार्ट नहीं कर पाया था, पत्र स्टार्ट नहीं कर पाया था। ब्रिटिशर्स ने इसको अलाउ नहीं किया तो वो फिर पत्र अलाउ नहीं कर पाया। 1780 में फिर जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की वो व्यक्ति था जिसने 1780 में स्पेशली पहला न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था, पहले न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था, ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया। मजेदार बात यह थी कि इस जो न्यूज़पेपर है इसका नाम इसने रखा था द बंगाल गजट, और इसी को आप कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी के नाम से भी जान रहे थे। इसी का नाम था न्यूज़पेपर जो था आपका, इसका नाम रखा गया था द बंगाल गजट। यही जो न्यूज़पेपर था इसको द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जान रहे थे। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से स्पेशली आप जान रहे थे। बट
ये जो इसने अपना क्या कहते हैं न्यूज़पेपर जारी किया था, इसमें इसने सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो क्योंकि इस समय आपको याद होना चाहिए कि 1771-72 से लेके 1786 तक, स्पेशली अगर आप देखें तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में बहुत सारे एक्ट किए गए थे। आपको मालूम है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को भी इसी के समय में पास किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के समय में ही पास किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट का मेन प्रोविजन क्या था, याद करेंगे आप तो उसमें क्या क्या प्रोविजन थे? एक तो GG+4 का प्रोविजन था, याद कीजिए GG+4 का प्रोविजन था। मैं यहाँ किनारे लिख दे रहा हूँ 1773 का। एक तो इसमें GG+4 का प्रोविजन था, मतलब गवर्नर जनरल था और 4 मेंबर हुआ करते थे। 4 मेंबर कौन कौन से थे? वो एक फिलिप फ्रांसिस था, एक क्लेवरिंग था, एक मॉनसन था, एक बॉरवेल था। ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी स्थापना करने की बात की गई थी। कहां पर? एट कलकत्ता में। इनके साथ भी एक मेन जज था और 3 अन्य जज थे, लिमेस्टर, चैम्बर, हाइट। और इसके साथ एक चीज और भी बोली गई थी कि जो प्राइवेट ट्रेड है उसको बैन किया जाता है। प्राइवेट ट्रेड आपका बैन था। इवन गिफ्ट और डोनेशंस जो थे इन सबको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बंबई और मद्रास का जो इलाका है उसको एज अ अधीनस्थ बनाया गया था, एज अ सबऑर्डिनेट बनाया गया था। किसके प्रति? बंगाल के प्रति, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का टैग नाम दे दिया गया था। एंड बंगाल गवर्नर जनरल बेसिकली हैव द अथॉरिटी टू बेसिकली सुपरवाइज द बॉम्बे एंड द मद्रास काउंसिल एज वेल। तो प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट डोनेशंस जो हैं इसको स्पेशली बैन कर दिया गया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बहुत हद तक स्पष्ट था, और दूसरी तरफ जो गवर्नर जनरल है और जो उस समय का चीफ जस्टिस था जिसका नाम एलिजा एम्पे हुआ करता था, इनके बीच में एक घनिष्ठ संबंध था। आपको याद होना चाहिए कि गवर्नर जनरल प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का उस समय जज हुआ करता था एलिजा एम्पे, इनके बीच में एक प्रकार का नेक्सस था। और इसी का ही सबसे बड़ा केस आपको कौन सा देखने के लिए मिला था, जिसे आप नंद कुमार की फांसी के रूप में देख रहे थे। नंद कुमार को हैंग कर दिया गया था, नंद कुमार की फांसी आप देख रहे थे। नंद कुमार की जो फांसी हुई थी, नंद कुमार की जो फांसी की गई थी, इसको फर्स्ट जुडिशियल किलिंग के रूप में भी आपने जाना था। फर्स्ट जुडिशियल किलिंग के रूप में आपने जाना था। तो एक्चुअल में जब 1780 में जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अपने न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, और नाम क्या था? द बंगाल गजट एंड द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। कब? 1780 में। तो ही बेसिकली आउटराइटली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द जो डर्टी नेक्सस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द चीफ जस्टिस। फाइनली उसने इसको क्रिटिसाइज किया था बुरी तरीके से। इसी कारण क्या कहते हैं, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, इसके प्रेस को सीज कर दिया गया था 1782 में। इसका जो प्रेस था ऑगस्टस हिक्की का, इसका प्रेस जो है उसको सीज कर दिया गया था 1782। तो 1782 में जो है इसके जो पत्र है उसको सीज कर दिया गया था। यहां पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो आप यहां पर इस चीज को देख भी सकते हो कि 1780 की हम जब बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो था उसने पहले न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, जिसे आप बंगाल गजट के नाम से भी जान रहे थे और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जान रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं। और इसी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गजट के द्वारा गवर्नर जनरल और जुडिशरी के बीच में जो नेक्सस था उसको प्रॉपरली क्रिटिसाइज भी किया गया। नंद कुमार के इश्यूज को भी बेसिकली उठाया गया। फाइनली 1782 जो है उस समय तक इस पूरी प्रेस को क्या कर दिया गया? सीज कर दिया गया।
इसके बाद 1784 से हम देखें तो और भी हमको पब्लिकेशंस आते हुए दिखाई दिए थे, और भी पब्लिकेशंस हमको आते हुए दिखाई दिए थे। जैसे कलकत्ता गजट की बात करें 1784 में स्पेशली आया था। उसी प्रकार से आप देखें तो बंगाल जनरल की बात कर सकते हैं, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता की बात कर सकते हैं, या इसके अलावा कलकत्ता क्रॉनिकल की बात कर सकते हैं, मद्रास कुरियर की बात कर सकते हैं, बॉम्बे हेराल्ड की बात कर सकते हैं। मतलब बहुत से पत्रों को छापा जरूर गया था, लेकिन इनका सर्कुलेशन जो है बहुत कम था। और क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि उस समय जो हमारी प्रेस है वो थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा नहीं बन पाई थी, ठीक है ना, कि कृपा बरसती रहे सबके ऊपर, तो वो बन नहीं पाई थी, ठीक है। ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअल में नहीं बन पाया था, ठीक है। तो काला पर्स रखिए ताकि कृपा बरसती रहे, ठीक है ना। काला पर्स रखना चाहिए, थोड़ी कृपा पर बरसती रहे, ठीक। लेकिन इनके ऊपर कृपा नहीं बरस रही थी, इसलिए नहीं बरस रही थी क्योंकि एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं कि अन्य हमारी बहुत श्रद्धा रहती है भाई, हमारी निर्मल बाबा के ऊपर भी बहुत श्रद्धा है, जितने भी बाबा हैं सभी को बहुत विनम्र प्रणाम है, सबका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आते हैं इधर की तरफ, मतलब इतना या सीरियस मत ले लेना, सबका सम्मान करते हैं भाई, ठीक है। तो कलकत्ता जनरल से लेकर के बहुत सारे पत्र शामिल किए गए थे, लेकिन इसके बाद खासकर जब अगस्टस हिक्की के इस पत्र को बैन कर दिया गया था, तो जनरली क्या कहते हैं जो न्यूज़पेपर है उन्होंने क्लैश को अवॉइड करने का ही प्रयास किया, क्योंकि देखिए उस समय मासेस इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, और तो बट ऑब्वियस है कि जब मासेस पढ़ा लिखा नहीं है तो क्लैश को अवॉइड करना ही ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो फिर बैन कर देंगे, इनको भी भगा दिया जाएगा। इसीलिए सर्कुलेशन भी बहुत कम था, ईआईसी ऑफिशियल की मर्जी पर बेसिकली ये लोग डिपेंड भी करते थे, इसीलिए आपको सर्कुलेशन जो है वो इतना कम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा प्रेस का जन्म होना स्टार्ट हो गया था, प्रेस का जन्म होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आपको मालूम है धीरे धीरे जो है आग अपने आप लगना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे आग अपने आप लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फाइनली प्रेस के डेवलपमेंट की बात करें तो पहला सेंसरशिप प्रेस एक्ट आया था 1799 में, पहला सेंसरशिप प्रेस एक्ट आया था 1799 में। तो सेंसरशिप प्रेस एक्ट जो था वो 1799 में आया था, खासकर 1 मिनट प्लीज। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, नो नो, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो सेंसरशिप प्रेस एक्ट आया था 1799 में, इसको सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 भी कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसको लाने का कारण क्या था, तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 1798 में अगर आप देखें 1798 में ही भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली नाम का गवर्नर जनरल आया था। लॉर्ड देखिए इससे पहले के जो गवर्नर जनरल थे जैसे आपका चार्ल्स जॉन शोर 1793 से 98 के बीच में, 1793 से 98 के बीच में, he basically normally took the policy of inactivity towards the मैसूर। तो मैसूर के प्रति उसने एक प्रकार की अक्रियता की नीति को ही अपनाया था। उससे पहले अगर देखें तो आपका कॉर्नवालिस था और उससे पहले आपका वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, इसके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी क्या थी कि अभी तक के जितने भी गवर्नर जनरल आए थे वो तो नॉर्मली आ रहे थे, बट ये जो गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ था इससे पहले ये 1784 में याद होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये एक प्रकार से क्या था, एज अ मेंबर के रूप में इसको अपॉइंट किया गया था। तो ही हैड बेसिकली द क्लियर विजन हाउ टू बेसिकली डील द इंडियन सब्जेक्ट्स। तो इसके पास ये एक प्रॉपर क्लियर विजन था कि हमको इंडिया में जाके करना क्या है और किस प्रकार से हमको चीजों को लीड करना है।
आप भी जानते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 1784 में, इस 1784 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेन पर्पस था वो था कि कैसे भारत को एज अ इनडायरेक्टली टेक ओवर कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये एक प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही सपोर्टेड हमको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ऑलरेडी स्थापना हो चुकी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ऑलरेडी स्थापना हो चुकी थी, एंड ही वाज द एक्टिवली मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सो ही हैड वेरी क्लियर विजन हाउ टू डील द इंडिया। ठीक है, अब परिस्थितियां भी कुछ इसी प्रकार की बनी, परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि आपको मालूम है कि 1798 के बाद राइज ऑफ नेपोलियन बहुत तेजी से हुआ है, राइज ऑफ नेपोलियन जो है बोनापार्ट वो बहुत तेजी से हुआ है। अगर आप थोड़ा सा विश्व इतिहास का ज्ञान रखें तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय तक नेपोलियन जो है 1798-99 में ये बेसिकली पहुंच गया था कहां पर, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है तो मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारा स्वेज कैनाल था और ये था हमारा क्या, आपका इजिप्ट, ये था क्या आपका इजिप्ट, मतलब ये था मिस्र। 1798 के अराउंड अगर आप देखें तो 1798 99 अराउंड यहां पर एक बैटल लड़ा गया था, इसे कहा गया था बैटल ऑफ पिरामिड, बैटल ऑफ पिरामिड कहा गया। और इस बैटल ऑफ पिरामिड में पहले तो नेपोलियन ने इजिप्ट को कंट्रोल किया था, बट ब्रिटिश सेना के आने के पश्चात यहां पर फिर इसकी नेवल वॉर हुई थी और इस नेवल वॉर में इस नेपोलियन को हरा दिया गया, नेपोलियन को हरा दिया गया था। सेकेंड थिंग ये थी कि भारत में जो इस समय यहां पर मैसूर बैठा हुआ था, यहां का राजा कौन था, आपका टीपू सुल्तान, एंड टीपू सुल्तान हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द फ्रांस। ठीक है ना, तो आपको मालूम है ही वाज द मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब, तो वो जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था, एंड ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड द ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम। अगर आप देखें तो श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने अपनी क्या कहते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, तो इनवाइट किया हुआ था क्योंकि नेपोलियन का मिशन ये था कि इसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ब्रिटिश ट्रेड जो है उसको काउंटर किया जा सकता है, इवन अगर इसको जीत लेता वो प्रॉपरली तो शायद क्या कहते हैं वो भारत पर भी अटैक कर सकता था। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट था वेलेज़ली के समक्ष वो था नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन 1799 अराउंड आते हुए नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया और नेपोलियन चला गया कहां, वापस अपने फ्रांस। कहां चला गया, फ्रांस चला गया, तो वो भारत में आया नहीं था, वो नेपोलियन चला गया फ्रांस। इसी के परिणाम स्वरूप आपको मालूम है कि भारत में जो वेलेज़ली था उसने स्पेशली सब्सिडरी अलायंस जैसे पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था और सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के थ्रू उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया था सारी पावर्स को, और परिणाम स्वरूप 1798 में आप देखिए तो हैदराबाद ने साइन कर लिया, 99 में तंजौर आ गया, 1801 में अवध आ गया। इसके अलावा आप बात करें तो फिर मराठों में बसीन की संधि है या सुरजी अर्जन गांव की है या देवगांव की संधि है, इन सबके थ्रू उसने एक बड़ा अपना जो होल्ड है वो सारे स्ट्रैटेजिक सेंटर को जीतने पर कर लिया था। तो देखिए जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर बट ऑब्वियस है कि सेंसरशिप एक्ट को लगाना जरूरी हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों के आलोक में जो नेपोलियन बोनापार्ट जो वेलेज़ली था उसने स्पेशली सेंसरशिप एक्ट को लगाया। सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर का मतलब होता है कैंची चला देना, जितना पार्ट खराब है उतने में कैंची चला के खत्म कर दीजिए। जैसे भारत में भी आज आपको सेंसरशिप बोर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो सेंसरशिप बोर्ड्स का मतलब क्या है कि कोई पिक्चर आती है और उनको लगता है कि कुछ ये पार्ट गलत है तो उसको कैंची चला के कट कर दिया जाता है, फाइनली वो सीन जो है उसको हटा दिया जाता है और एज इट इज फिर मूवी को लागू कर दिया जाता है। तो इसमें भी साफ साफ कह दिया गया कि सभी समाचार पत्र जो हैं उनके लिए सेंसरशिप जो एक्ट है उसको लागू कर दिया गया। इसके तहत साफ साफ कह दिया गया कि भाई जो न्यूज़पेपर का ओनर है, जो लिखने वाला है और जहां से उसको छापा जाता है,
समाचार पत्र में साफ साफ इनका नाम को आप मेंशन कीजिए। अर्थात प्रोविजन क्या रखा गया कि भाई जो न्यूज़पेपर का स्वामी है वो कौन ओनर है, कौन संपादक है और कहां से इसका मुद्रण किया जाता है, कहां से इसको छापा जाता है। क्लियरली इसको बेसिकली आप समाचार पत्र में अंकित कीजिए। दूसरा यह भी कहा गया कि समाचार पत्र को प्रकाशन से पहले एक प्रति जो है वो जो कार्यालय था सरकार का, जो सचिव हुआ करता था, प्रेस सेंसरशिप सचिव जो हुआ करता था, उसके पास भेजना जरूरी है। तो जो न्यूज़पेपर है इसकी एक कॉपी जो है वो भेजी जाएगी किसके पास, जो प्री सेंसरशिप ऑफिस है वहां पर, और इसको चेक कौन करेगा, एज अ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। तो सचिव जो है वो इसको फिर चेक करने का प्रयास करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें लागू किए गए थे। अगर मैं आपको यहां पढ़ाऊं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये वेलेज़ली जैसा आदमी था। हिंदी में देखते हैं पहले, फिर इंग्लिश में चलेंगे। वेलेज़ली ने फ्रांसीसियों को ऐसी अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए इसको अधिनियमित किया था जिससे ब्रिटिशों को नुकसान हो सकता था। फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका में ही इसको अधिनियमित किया गया था। इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि समाचार पत्र जो है उसमें एक मुद्रक का नाम हो, संपादक का नाम हो और स्वामी का नाम हो, तीनों होने चाहिए। इवन आज भी आप अखबार देखिए तो अखबारों में इन तीनों का नाम आपको दिया जाता है। मुद्रक कौन है, कहां से छापा जा रहा है, संपादक कौन है, उसका स्वामी कौन है, दी जाती हैं चीजें। ठीक है। और यह भी कह दिया कुछ भी छापने से पहले उसे सेंसरशिप के जो सचिव हैं उनके पास रखना या एक कॉपी भेजना अनिवार्य होगा। इस प्रोविजन को भी रखा गया था, इस प्रोविजन को भी रखा गया था। अच्छा, ये तो अभी समाचार पत्रों के लिए था, लेकिन आगे जाकर के इसमें बुक्स और पैम्फलेट जैसे इन सब चीजों को भी शामिल किया गया था। वो आगे अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था। बुक्स, पैम्फलेट, ये सब भी चीजें शामिल हुई थी। ठीक है। तो युद्धकालीन इसमें प्रतिबंध लगाए गए थे और पूर्व सेंसरशिप एक्ट को इसमें लागू किया गया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इसको हटाया गया था। आप यहां इसे अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, इसकी पीपीटी में शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंच इन्वेजन के थ्रेट में ही इसको जारी किया गया था। साफ साफ कह दिया गया था कि जो प्रिंटर है, जो एडिटर है और जो प्रोप्राइटर है, इन तीनों के नाम को यहां पर छापा जाएगा और कुछ भी छापने से पहले आपको जो सेंसरशिप सेक्रेटरी है उसके पास इसकी कॉपी को भेजना होगा। और इस जो एक्ट है इसको हटाया किसके समय में गया था, हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे हटाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे इसको हटाया गया था। ठीक है। तो हेस्टिंग के समय में 1818 में इसको हटा लिया गया था। अब इसके बाद फिर दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। (1823) अच्छा, इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो याद रखिएगा कि इसको जो लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी जॉन एडम्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तो उसको हटाया था। नाम है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। अरे भाई, नाम में ही सारा काम भी छुपा हुआ है। सीधी सी बात है, इसका मेन ऑब्जेक्ट था आप लाइसेंस ले लीजिए, क्योंकि बिना लाइसेंस लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं तो उसे एज अ पनिशेबल ऑफेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था, इसने एक प्रकार का क्लियर डिफरेंस किया था बिटवीन अंग्रेजी भाषी न्यूज़पेपर और
वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो एक्चुअल में ये वाला जो पत्र था, इसको स्पेशली भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उन्हीं के लिए ही लागू किया गया था। आपको मालूम है कि 1818 में मराठा वॉर को जीत भी लिया गया था, मराठा पेशवाशिप को भी खत्म कर दिया गया था, पिंडारीज को भी डिफीट कर दिया गया था। इधर जो बर्मा वॉर है, बर्मा से जो संबंध है वो भी खराब लगातार हो रहे थे। तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने ऐसी भाषाओं को, ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था, ऐसी मुद्दों को उठाना चालू कर दिया था। इसीलिए क्या कहते हैं, इस लेंस एक्ट को लागू किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो राजा राम मोहन रॉय का एक पत्र था जिसे आप मिरात उल अखबार के रूप में जान रहे हैं। तो मिरात उल अखबार वो पेपर बना था जिसको इसके तहत जब्त कर लिया गया था। अब आप इसको यहां पर पढ़ें तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए थे। और वो प्रोविजन क्या थे? प्रोविजन ये था कि इसे लागू किया गया था जॉन एडम्स के द्वारा, लेकिन इसने स्पेशली जो टारगेट किया था वो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को टारगेट किया था। और ये भी केवल न्यूज़पेपर ही नहीं बल्कि इसको आगे और भी जो न्यूज़पेपर के जर्नल्स होते हैं, जो पैम्फलेट्स होते हैं और जो बुक्स होती हैं, इन सबको इसमें शामिल कर लिया गया था। हर मुद्रक को इस बात के लिए रिक्वायर था कि उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइसेंस आपको दे या ना दे। ये भी कह दिया था कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट पेनाल्टी लगभग 400 रुपए की लगाने की इसमें बात की गई थी। और यहां पर ये पॉइंट को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट हैज द राइट टू कैंसल द लाइसेंस ऑल्सो। तो गवर्नमेंट जनरली भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं उनके लिए लाइसेंस को कैंसिल कर सकती थी। तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि डायरेक्टेड मेनली टू इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर दोज एडिटेड बाय द इंडियंस लाइक मिरात उल अखबार, इसको कवर कर लिया गया था। तो यहां पर आप इसको पढ़ सकते हो, लगाया गया था जॉन एडम्स के द्वारा। मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध बिना लाइसेंस के समाचार पत्रों को स्टार्ट करना, पैम्फलेट, पुस्तकें, सब दंडनीय अपराध कर दिया गया। लाइसेंस प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक कर दिया गया। लाइसेंस रद्द करने का भी सरकार को अधिकार था। राजा राम मोहन रॉय जो है, राजा राम मोहन रॉय ने स्पेशली क्या कहते हैं जो मिरात उल अखबार को जनरेट किया था 1822 के आसपास, अखबार, ठीक है ना, इसको इसमें टारगेट किया गया था। और फाइनली राजा राम मोहन रॉय को अपने इस अखबार को बैन करना, बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो ठीक है देवियों सज्जनों, इतने तक आज रखते हैं। ठीक है, इसके आगे कल करेंगे, इसके आगे कल कर लेंगे। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं, कल कर लेंगे इसके आगे। ठीक, लेकिन आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी भी बैच को परचेस करना चाहते हैं और हमारे साथ मिल करके स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और किसी को भी बैच लेना हो आप मुझे नॉर्मली मैसेज कर सकते हैं और बैच के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन का बैच है जिसे आप अभ्युदय के नाम से जान रहे हो। ये हमारा आरंभ बैच है जिसे आप इंग्लिश बैच के रूप में देखते हैं। इन सभी बैचेस में मैं आपके साथ हिस्ट्री के सिलेबस को डील करता हूं, प्रीलिम्स का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी पेपर 5 को देखता हूं और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी को देखता हूं। अगर मिशन 6 दिसंबर है तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीसीएस प्रीलिम्स के बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए और वो फील कीजिए एज को जो डिमांड ऑफ दी कमीशन है उसके अकॉर्डिंग नए तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। पुराना ही पेपर अब नहीं आएगा, बड़ी भर्ती है, इसलिए गंभीरता से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर जितनी फैकल्टीज है सब बहुत गंभीरता से आपको प्रिपेयर कराती हैं। लिखना अगर नहीं आता है तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आलेखन बैच इसका प्रॉपर समाधान है जहाँ मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं खुद ही, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पेपर 5 हो, चाहे आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो। आरओ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आरओ की आप तैयारी कर रहे हैं, या बीईओ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जा रहा है, जिसका नाम है साई लाइव, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों आज के सेशन को मैं यहीं रखता हूं। कल पुनः इसको फिर हम लोग
कंटिन्यू करेंगे। लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है, वीडियो तो वीडियो ही रहता है। इसीलिए कल आपके साथ फिर डायरेक्ट इंगेजमेंट करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।